दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने देखा बापू आशाराम जी के केस में कैसे लड़की के आयु से संबंधित सभी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज करके एक अनप्रूव्ड हाई स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर लड़की को नाबालिग मान बापू जी को सजा सुनाई गई। इस वीडियो में हम देखेंगे लड़की के माता पिता ने अपनी संतानों के फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकार व न्यायालय को कैसे गुमराह किया और इसके बावजूद उन्हीं की गवाहियों के आधार पर बिना किसी सबूत के सजा सुनाई गई। ये है LIC का प्रपोजल फॉर्म, जिसमें लड़की की जन्मतिथि 1 जुलाई 1994 लिखी हुई है। लड़की की मां को जब कोर्ट में ये फॉर्म दिखाया गया तब उन्होंने कहा, ये सही है कि इसमें मेरी बेटी की जन्मतिथि 1 जुलाई 1994 लिखी है, लेकिन वो गलत लिखी है। मैंने तो केवल हस्ताक्षर किए थे, बाकी फॉर्म मैंने नहीं भरा था। ये सही है कि इस पॉलिसी के संबंध में पेमेंट चेक से किया था और मैच्योरिटी होने पर पैसा प्राप्त किया था। दर्शकों, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि लड़की के पिता ने उनके साइन किए सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोर्ट में यही जवाब दिया है कि साइन मेरे हैं, लेकिन फॉर्म में भरी हुई जानकारी मेरी लिखी हुई नहीं है। लड़की की मां ने भी कोर्ट के सामने सच्चाई को छुपाने के लिए ऐसी ही चालाकियां की हैं। लेकिन LIC अधिनियम 1956 कहता है ये कथन लड़की की मां पर बाध्यकारी है। वह धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के तहत इस कथन का खंडन करने से विबंधित हैं। दर्शकों, सेशन कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 के फैसले में कहा कि पॉक्सो के तहत लड़की की जन्मतिथि निर्धारण में LIC के फॉर्म में अंकित जन्मतिथि का कोई साक्षिक महत्व नहीं है। हमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार JJ एक्ट के प्रावधानों को ही उपयोग में लेना होगा। लेकिन दोस्तों, यह निर्णय देते समय न्यायालय द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है। पहला, इसी LIC प्रपोजल फॉर्म के साथ लड़की का एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है। ये सर्टिफिकेट है शाहजहांपुर के सेंट BN स्कूल का। लड़की व उसके माता पिता ने न्यायालय के सामने यह तथ्य नहीं रखा है कि लड़की शाहजहांपुर के सेंट BN स्कूल में पढ़ती थी, और न ही इस स्कूल के कोई दस्तावेज इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए हैं। प्रोसिक्यूशन के अनुसार लड़की शाहजहांपुर के एक ही स्कूल में पढ़ी है, वो है सरस्वती शिशु मंदिर। लेकिन LIC फॉर्म के साथ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगा हुआ है शाहजहांपुर के सेंट BN स्कूल का। इसमें जन्म तिथि लिखी हुई है 1 जुलाई 1994 और यही LIC के प्रपोजल फॉर्म में भी लिखी हुई है। दोस्तों, ये पॉलिसी मैच्योर होने पर लड़की की मां ने LIC से पैसे भी प्राप्त किए थे। सवाल है, जब 15 अक्टूबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा LIC पॉलिसी में लिखी हुई डेट ऑफ बर्थ की जांच के स्पष्ट आदेश सेशन कोर्ट को हुए थे, तब उसी LIC फॉर्म के साथ जुड़े हुए इस सेंट BN स्कूल के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को क्यों नजरअंदाज किया गया? क्या इससे लड़की के माता पिता द्वारा की गई धोखाधड़ी उजागर नहीं होती? क्या उनके बयान की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठता? दर्शकों, दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है न्यायालय के सामने लड़की की आयु से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं उनमें उसकी अलग अलग 3 जन्मतिथियां हैं, और लड़की के बड़े भाई की आयु से संबंधित जितने दस्तावेज हैं उनमें अलग अलग 5 जन्मतिथियां हैं। वोटर लिस्ट 2014 के अनुसार 1990, शंकर मुमुक्षु स्कूल एडमिशन फॉर्म में 20 दिसंबर 1989, बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार 6 दिसंबर 1990, ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर में 1 जनवरी 1990, इनॉक्यूलेशन रजिस्टर में 8 दिसंबर 1990, सर्वे रजिस्टर ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर 8 दिसंबर 1990, ड्राइविंग लाइसेंस के अनुसार 1 जुलाई 1990, वोटर लिस्ट 2012 के अनुसार 1990, विकास प्रबोधन चार्ट के अनुसार 8 दिसंबर 1990। इन दस्तावेजों में से 8 सरकारी दस्तावेज हैं। बापू आशाराम जी के पक्ष द्वारा संबंधित सरकारी अधिकारियों को कोर्ट में बुलाकर इन दस्तावेजों को प्रूव किया गया है। LIC पॉलिसी फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर IDs जैसे सरकारी दस्तावेजों और स्कूल एडमिशन फॉर्म्स में इस प्रकार अलग अलग जन्म तिथियां लिखवाना और कोर्ट के सामने इस धोखाधड़ी पर पर्दा डालते हुए ये बयान देना कि हमने तो सिर्फ साइन किए हैं, जन्म तिथि हमने नहीं लिखी है, इसमें लिखी जन्म तिथि सही नहीं है। क्या ऐसे बयान विश्वसनीय गवाही के अंतर्गत आते हैं? बापू आशाराम जी के केस में ये सवाल इसलिए मायने रखता है क्योंकि उन्हें सजा केवल इनकी गवाहियों के आधार पर दी गई है। दर्शकों, तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है लड़की से जब कोर्ट में उसके व बड़े भाई की उम्र में अंतर के विषय में पूछा गया तब उसने बताया कि मेरे व मेरे बड़े भाई में करीब 4 साल का अंतर है।
दोस्तों, लड़की के खुद के इस बयान को देखें और बड़े भाई की इन सरकारी दस्तावेजों में लिखी किसी भी जन्म तिथि को देखें तो लड़की घटना के समय बालिग सिद्ध होती है। उसका जन्म किसी भी प्रकार से 1995 के बाद का नहीं सिद्ध होता और लड़की के प्रथम स्कूल शंकर मुमुक्षु के एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म व स्कॉलर रजिस्टर पर लिखी हुई डेट ऑफ बर्थ भी 6 अगस्त 1995 है। परंतु इन सभी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स व प्रमाणों से पुष्ट तर्कों को ठुकरा के मात्र एक अनप्रूव्ड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के आधार पर लड़की को नाबालिग माना गया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या कानून के प्रावधान बापू आशाराम जी के लिए करवट बदल लेते हैं? लड़की ने कोर्ट में जब अपने को बड़े भाई से 4 साल छोटा बताया, तब अपनी बेटी के बयान की पुष्टि के लिए लड़की के पिता ने बड़े बेटे की जन्म तिथि 1 मई 1993 बताई ताकि वो 4 साल छोटी नाबालिग मानी जाए। लेकिन इस जन्म तिथि की पुष्टि के लिए कोई प्रमाण कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया और ना ही इतने सारे सरकारी दस्तावेजों पर लिखी हुई गलत डेट ऑफ बर्थ का कोई स्पष्टीकरण दिया और ना ही 2014 तक उन्हें सुधारा गया। दोस्तों, इससे पहले के वीडियोस में हमने देखा कि न्यायालय ने ये बात स्वीकारी है कि बापू आशाराम जी के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य अर्थात डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। केवल लड़की व उसके माता पिता के बयान के आधार पर सजा सुनाई गई है। हमने ये भी देखा कि जिनके बयानों पर पूरा भरोसा करके सजा सुनाई गई है, वास्तव में उनके बयान कितने विश्वसनीय हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज कितना विश्वास जताते हैं। दर्शकों, जब बिना किसी अन्य सबूत के मात्र किसी की गवाही के आधार पर सजा सुनाई जाती है, तब कानून ये कहता है कि वह गवाह स्टर्लिंग विटनेस होना चाहिए। The solitary evidence of a prosecutrix is sufficient to hold an accused guilty, provided the same inspires confidence and appears to be absolutely trustworthy, unblemished, and should be of sterling quality. Honorable Supreme Court, जो हर सरकारी दस्तावेज पर एक झूठी जन्मतिथि लिखे और कोर्ट के सामने झूठे दलील देके सत्य को दबा दे, स्वयं जो कहे उसका कोई प्रमाण न दे, क्या मात्र ऐसे गवाहों के बयान के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है? इसका निर्णय जनता की अदालत करेगी। Because in this case, contradictory standards and lack of coherence are writ large in the manner of consideration adopted by the learned sessions judge. The prosecution has fallen grossly short in proving the charges even to a believable extent, leave alone beyond reasonable doubt. This aspect, compiled with the forgeries as committed by the prosecution witnesses, would also be adversely inferred against them and would go to fortify the defense that they have falsely implicated Bapu Asharam Ji to grand conspiracy. We, the people of India, are looking up to the judiciary as we eagerly await justice for an innocent saint. Jai Hind, Jai Bharat.